नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम CDS 1 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो हिस्ट्री क्वेश्चंस आए हैं उसके एग्जैक्ट सोर्सेज फाइंड करेंगे कि वो जो क्वेश्चंस थे अगर पूछे तो कहाँ से पूछे गए हैं और उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हिस्ट्री के अंदर। और जो हिस्ट्री है इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की हिस्ट्री पूछी गई थी, जिसमें हमारी जो कन्वेंशनल जो हमारी NCERT होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पिछली हिस्ट्री की अगर बात करें CDS 2 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसमें जो हिस्ट्री क्वेश्चंस थे 20 के अराउंड थे और उस 20 के अराउंड में से 6 to 7 जो थे हमारे करने लायक होते थे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 की NCERT से आ जाते थे, जो कि हमने अपने इस चैनल पे करा भी है, इसके सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी करें। बट टू एवरीवन सरप्राइज इस वाला जो CDS हुआ है इसके अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जी जो डायरेक्टली हमें NCERT के अंदर मिल जाए। जो सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे हायर स्टैंडर्ड के जो बुक्स हैं वहाँ से ही पूछे गए हैं। ठीक है, बट देखते हैं अभी इसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये पूछे कहाँ से गए हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा जोरवा कल्चर से रिलेटेड कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोरवा कल्चर ऑफ डेक्कन। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। दूसरा कह रहा है द प्रवरा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन अ न्यूक्लियर जोन। और तीसरा कह रहा है द लार्ज साइट ऑफ दिस कल्चर यील्ड द एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कि यहाँ पे शिफ्टिंग जो हमारा एग्रीकल्चर था वो होता था यहाँ पे। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो पहले तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन हमारे उपेंद्र सिंह से पूछा गया है, जो उपेंद्र सिंह बुक है। जैसे हमने CDS 2 2023 के अंदर ये देखा था कि कुछ क्वेश्चन हमारे उपेंद्र सिंह से पूछे थे, बट इस बार क्या हुआ कि कुछ ना पूछकर ज़्यादातर क्वेश्चन उपेंद्र सिंह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि पेपर हार्ड था सबको पता ही है। तो देखो अगर यहाँ पे देखें हम बात करें तो ये जोरवा कल्चर वाली हेडिंग आपको मिल जाएगी। तो इसमें अगर देखो ये वाला जो हेडिंग है, ये वाली जो लाइन है डेटो यहीं से उठाई गई है। द जोरवा कल्चर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द साइट ऑफ जोरवा एंड वाज लेटर फाउंड टू हैव एक्सटेंडेड ओवर इन लार्ज एरिया कवरिंग प्रैक्टिकली द होल ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोंकण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये डिटो हमारी यहाँ से उठाई है। उसका जो ये येलो वाला हाईलाइट है यहाँ पे इसे पढ़े हम द प्रवरा गोदावरी वैली सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन फॉर दिस कल्चर। तो ये चीज़ यहाँ पे उसे भी उठाई है। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है ना दोस्तों कि यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, दीज लार्ज साइट्स रिप्रेजेंट परमानेंट एग्रीकल्चरल विलेजेस। तो यहाँ पे जो परमानेंट एग्रीकल्चर विलेज था, शिफ्टिंग कल्टिवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं था कि एक जगह आपने एग्रीकल्चर किया फिर दूसरी जगह शिफ्ट होकर दूसरी जगह कर रहे हैं। तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगी और इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन था। हार्ड क्वेश्चन बाय UPSC। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मदुराई द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। तो मदुराई के बारे में पूछा है, कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द मदुराई काची एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी एनक्लोज बाय वॉल्स ऑन 3 साइड्स एंड द वैगाई रिवर फ्रॉम द 4th साइड। अच्छा, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द अर्थशास्त्रा मेंशंस इट एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल, कि अर्थशास्त्र इसे फाइन कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर के तौर पे मानता था। अगला क्या कह रहा है हमारा, द अदर लिटरली सोर्स डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। ऑप्शन डी जो हुआ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और सोर्स हमारा अगेन उपेंद्र सिंह और क्वेश्चन अगेन हमारा हार्ड है, ये ईजी क्वेश्चन नहीं है ये। तो यहाँ पे अगर देखें तो लाइन बाय लाइन UPSC ने उपेंद्र सिंह से उठाया। यहाँ पे देखो जो मदुराई के बारे में बात करी गई है, देयर हैज़ बीन डिस्क्रिप्शन ऑफ मदुराई इन दी मदुराई काची विज ए पार्ट ऑफ दी पट्टू। ठीक है, तो देखो यहाँ से डिट्टो यहाँ उठा के इन्होंने पूछा यहाँ पे, इट डिस्क्राइब एज अ लार्ज सिटी ग्रैंड सिटी एंड क्लोज बाय वॉल ऑन 3 साइड एंड दी वैगाई रिवर ऑन दी 4th। तो देखो ये सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने जो है यहाँ पे सेम चीज़ पूछ रखी है, वैगाई रिवर ऑन दी 4th साइड और चारों तरफ दीवार से ये घिरा हुआ था। ठीक है, तो ये जो है अपना ब्लू वाला जो स्टेटमेंट है पूरी वो यहाँ पे उठा के इन्होंने डायरेक्टली पूछी है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें हम, द अर्थशास्त्रा मेंशन मदुराई एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल, तो बिल्कुल सही बात है। ये यहीं से उठा के देखो ये इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट पूछी है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। और अगर यहाँ पे देखें थर्ड स्टेटमेंट की तो ये जो ग्रीन वाला हाईलाइट है वो यहाँ से पूछा है, द लिटरली सोर्स डिस्क्राइब मदुराई एज अ मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट सच एज मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट वगैरह ये सब। तो मदुराई जो है मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट भी था, इसलिए तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होंगी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हार्ड क्वेश्चन अगेन करने लायक क्वेश्चन नहीं था ये। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैरा शिवा इज़ करेक्ट। अब देखो वैरा शिवा जो है हमारा थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो हमारी NCERT है पार्ट 1, 2। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हमारा वैरा शिवा के बारे में जिक्र कर रखा है। वैरा शिवा या फिर इन्हें लिंगायत भी बोलते थे। बट ये जो स्टेटमेंट दिए ना उन्होंने, ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाके दिए, इतना डेप्थ के अंदर वैरा शिवा के बारे में बात नहीं कर रखा इन्होंने। तो देखते हैं क्या कह रहा है। द वैरा शिवा ट्रेसेस इट्स ओरिजिन
टू दी 5 रिलीजियस टीचर्स, रेणुका, दारुका, घटना करना, वैश्वा करना और ये सब, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, द वैरशिवा फिलोसफी इज कॉल्ड एज शक्ति विशिष्ट वेद, द नॉन डुअलिटी ऑफ गॉड। और तीसरा कह रहा है दी अष्टवर्णा इज द 8 रूल ऑफ वैरशिवा टू बी ऑब्जर्व बाय द फॉलोअर्स। तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है और उसका सोर्स जो है हमारा उपेंद्र सिंह के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे देखो वैरशिवा के बारे में बात कर रखा है। यहाँ पे देखो क्या कह रखा है यहाँ पे, इट्स द सेक्ट ट्रेसेस इट्स लीनिएज ऑफ 5 लेजेंडरी टीचर्स, रेणुका, दारुका, घटना करना, धेनु करना और विश्वा करना, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारी यहाँ से उठाएगी, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो वैरशिवा फिलोसफी इज कॉल्ड दी शक्ति विशिष्ट वेदा, द नॉन डुअलिटी ऑफ गॉड। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो वैरशिवा है यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये विशिष्ट वेदा के बारे में बात करता है जो कि नॉन डुअलिज्म ऑफ गॉड में बिलीव करता है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी सही है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगर हम बात करें अष्टवर्णा की, तो अष्टवर्णा वाली जो चीज़ है ये भी हमारी सही है। हालांकि हमारी अष्टवर्णा वाली चीज़ उपेंद्र सिंह के अंदर नहीं दी थी, ये हमारी उसके अंदर दी है, क्या बोलते हैं, जो विकीपीडिया है वहाँ से हमने देखा था। तो यहाँ पे देखो लिंगायत थ्योरी में जो अष्टवर्णा है ये 8 रूल्स को डिफाइन करते हैं जो वैरशिवा के अंदर फॉलो करे जाते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट जो हमारी सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ये भी करने लायक क्वेश्चन नहीं है। आगे बात करते हैं, हु प्रोपाउंडेड कश्मीर शैविज्म। अब शैविज्म के बारे में भी बता रखा है हमारे थीम्स एनसीईआरटी के अंदर, बट अगेन ये जो इतना डीप के अंदर पूछा है इतना नहीं बता रखा, बहुत ही बेसिक सरफेस लेवल बता रखा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन करने लायक मतलब होता नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है यहाँ भी। तो इसने बता रखा है कि कश्मीर शैविज्म किसने फाउंड किया है, तो वासु गुप्ता है, अभिनव गुप्ता है, रामाकांत है और रंगनाथाचार्य है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए होगा, वासु गुप्ता। उपेंद्र सिंह के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि द आइडिया ऑफ कश्मीर शिवा स्कूल आर कंटेन्ड इन द शिवा सूत्र विच अकॉर्डिंगली टू द ट्रेडिशन वर रिवील्ड बाय द गॉड हिमसेल्फ टू द सेज नेम वासु गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। कई सारे टीचर्स ने ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट मान कर रखा है, बट मेरे हिसाब से गलत होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली इसका सोर्स है। बाकी जो आप विकीपीडिया पे भी देखो, मैंने सर्च करके देखा था कि कंफर्म किया था कि भाई ये सही है या नहीं, तो यहाँ पे भी यही बता रखा है, वासु गुप्ता इज रिगार्डेड बाय सम एज द फाउंडर ऑफ हिंदू फिलोसफी ऑफ द अद्वैतवाद ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगेन। आगे बात करते हैं, द रॉयल पोर्ट्रेट ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव टेम्पल एट ममलापुरम। तो ये वराह केव है, ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है रामानुजा केव, डी सी कह रहा है आदि वराह केव और डी कह रहा है त्रिमूर्ति केव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। सोर्स अगेन हमारा उपेंद्र सिंह जो बुक है वही है। यहाँ पे देख सकते हो द रॉक कट केव्स एट ममलापुरम कंटेन्स मैनी स्ट्राइकिंग माइथोलॉजिकल सीन्स कार्व्ड इन रिलीफ्स और these include Vishnu rescuing the earth, Vishnu taking the 3 strides, Gajalakshmi, Durga and in the आदिवराह केव। अब अगेन हमारे एनसीईआरटी के अंदर गजालक्ष्मी के बारे में बात कर रखा है, बट ये आदिवराह केव के बारे में जिक्र नहीं कर रखा, तो इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी सेवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, ही लर्न टू द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्टेन डी ली हायर्स टेबल फ्रॉम विच ही रिप्रोड्यूस द रिफ्रैक्शन टेबल। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, हिज एस्ट्रोनॉमर्स ऑल्सो डेवलप्ड अ टेलीस्कोप ऑफ देयर ओन टू ऑब्जर्व द लूनर फेस ऑफ वीनस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 और 2। इसका डायरेक्ट सोर्स तो देखो आपको बिल्कुल ही डिट्टो लाइन बाय लाइन नहीं मिलेगा, बट मैंने भी जो अलग अलग आंसर की इसके अंदर देखा है उन्होंने सबने अधिकतर टीचर्स ने ये बोला है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी जो सेवाई जयसिंह है इसके बारे में आपको जो हमारी वो है क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम जो बुक है उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जिक्र मिल जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर 79 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि सेवाई जयसिंह बिल्ट अ पिंक सिटी ऑफ द जयपुर एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन। तो एस्ट्रोनॉमी से इनका रिलेटेड था, ये तो आपको पता चल जाएगा स्पेक्ट्रम पढ़ के, बट इतना लाइन बाय लाइन कि इन्होंने ये लूनर फेस बनाया और ये जो डी ला हायर टेबल है ये वाला बनाया, इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। इनके टाइम टेबल के बारे में ये जिस मोहम्मद साहिब के बारे में आता है, बट ये इसके अंदर मेंशन कर नहीं रखा। बट जो आंसर की इसके थ्रू पाया गया है वो ये पाया गया है मोस्टली कि ऑप्शन नंबर सी को लोगों ने सही क्वेश्चन बताया, ये सही ऑप्शन बताया, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगेन ये। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पीरियड पेंटिंग डिस्कवर्ड एट बृहदेश्वरी टेम्पल थंजावुर इन 1931। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो इस टेम्पल के बारे में, कि जैसे ये जो हमारा बृहदेश्वरा टेम्पल है ये हमारा लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। अब लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है तो ये देखो ये तो हमारे कट जाएंगे, बुद्धा कट जाएंगे हमारे, काली माता कट जाएंगी हमारी, ठीक है।
और ये जो लाइन थ्रोन है ये वाली हट जाएगा। तो जो ये वाली चीज़ है शिवा एज योगा दक्षामूर्ति, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा बहुत इसमें आप लगा सकते थे अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो, बट अगेन सिंपल क्वेश्चन ये भी नहीं है। बाकी उपेंद्र सिंह के अंदर आपको सोर्स मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो शिवा दक्षिणामूर्ति, यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं हमारा मान कौथल अ वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजेस ऑफ हुम। तो राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई, आमिर खुशवा या फिर कौन। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर जो हैं इन्होंने मान कौथल की स्थापना करी थी एक तरह से। इनके अंदर मतलब ये म्यूज़िक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम होता है इनके रीन के दौरान। और ये वाला क्वेश्चन है हमारा SSC CHSL के अंदर भी पूछ रखा है, ठीक है। इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा राजा मान सिंह ही होगा। बाकी ये देख सकते हो ये इन्होंने बता भी रखा है कि राजा मान सिंह जो ग्वालियर थे उन्होंने इंडियन म्यूज़िक के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्शन प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये वाला क्वेश्चन आपका करने लायक था। तो इसमें देखो बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड मोहल्ला लेवल, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा क्या कह रहा है, टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर हाथ में लिया ही नहीं था। बट ये बस इनका ये फिलॉसफी थी कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है हम गवर्नमेंट मशीनरी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और बॉयकॉट करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि इसने नॉट करेक्ट पूछा था तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी जो लास्ट वाली चीज़ है सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑर्डर, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है। बाकी आपको स्पेक्ट्रम के अंदर इसके अंदर डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह थे ये सब थे, इन्होंने अपना ग्राउंड लेवल पे जाके विलेज लेवल पे जाके काम करते थे, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। और जो टैक्स वगैरह जो देने का इसके लिए भी मना कर दिया था गांधी जी ने, तो ये भी हमारा इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो कुल मिला के ये है कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी हाथ में नहीं लिया था, जिस चीज़ में गांधी जी थे उस चीज़ में, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे का क्या कह रहा है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राणा कुंभा ऑफ मेवाड़। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के बारे में पूछा है। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है ही रोट अ कमेंट्री ऑन जयदेवा गीत गोविंदा। दूसरा कह रहा है ही रोट 4 ड्रामाज इन विच ही इज सेड टू हैव मेड यूज़ ऑफ 4 प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। अगला कह रहा है कि ही इरेक्टेड कृष्णा स्तंभ इन चित्तौर इन कमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। जो हमारा ये कीर्ति स्तंभ है ये एक जैन मर्चेंट ने बनवाया था, और किसके रीन के अंदर बनवाया था, ये रावल कुमार सिंह के रीन में बनवाया था, इनके राज्य में बनवाया था, ना कि राणा कुंभा के राज्य में। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 3 ये इनकरेक्ट हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स एनकरेज द शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजया टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहार इन नेगापट्टनम। ये हमारा पूछा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। जो राजा वन थे, राजा चोला, उन्होंने जो है इस चीज़ का पहल किया था। आपको तमिलनाडु बोर्ड जो है क्लास 11 की, उसमें पेज नंबर 158 के अंदर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, द राजा चोला अलाउड द शैलेंद्र किंग ऑफ, यहाँ पे जो भी नाम लिखा है, टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नागापेट्टम, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगेन अ हार्ड क्वेश्चन, नॉट एन ईजी क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल। तो इसमें दोस्तों जो पहला क्या कह रहा है, द फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड द नेसेसिटी टू सबऑर्डिनेट एंड एसिमिलेट देम लेड टू द चेंज इन द अर्लियर एटीट्यूड ऑफ एक्सक्लूडिंग दीज पीपल फ्रॉम इंपीरियल टेरिटरी। अगला क्या कह रहा है, द स्टेट रजिस्टर्ड दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। यानी कि स्टेट ने ये रिकग्नाइज़ किया कि जो भैया जो फॉरेस्ट में जो भी गतिविधि होगी, जो भी फॉरेस्ट से निकलेगा, वो सारा का सारा केवल जो जंगल के लोग हैं उनका होगा। ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द स्टेट वॉज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वॉज प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे देखो दो कंट्रास्ट बन रहा है इस वाले स्टेटमेंट के अंदर और इस वाले स्टेटमेंट के अंदर। पहले स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि भैया कि स्टेट की मोनोपोली जो है वो जो जंगल के लोग हैं उनके पास थी, कि वो कुछ भी करें, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से जंगल से वो अपने पास रख सकते हैं, पूरी की पूरी मोनोपोली उनके पास है। दूसरे स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो स्टेट ने जो जंगल में जो पेड़ जलते थे उनको प्रोहिबिट कर दिया था। तो अगर मोनोपोली थी लोगों के पास तो फिर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और अगर मोनोपोली नहीं है, अगर जंगल में अगर ऐसा कुछ इन्होंने वो किया है, क्या बोलते हैं, कानून लाया था कि जो फॉरेस्ट बर्निंग है उसे बैन किया जाए, तो फिर मोनोपोली किस बात की रही, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट में कंट्रास्ट है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ही सही होगी, इतना तो हमें पता चल गया। अगला क्या कह रहा है,
द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व टू द स्टेट एंड कैन बी यूज एज ट्रूप्स एंड स्पाइज एंड असासिन्स। अब इसमें ये पूछा है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है, ये नहीं पूछा है कौन सी सही है, इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है आपको। तो दोस्तों इसमें से बस हमारी 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, पहली स्टेटमेंट सही है और हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही है, जो तीसरी स्टेटमेंट है ये हमारी इनकरेक्ट है और जो चौथी स्टेटमेंट ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी इसका जो सोर्स आपको उपेंद्र सिंह के अंदर ही मिलेगा। यहाँ पे देखो आप क्या बोल रखा है, द न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस वाज इम्पोज ऑन फॉरेस्ट पीपल एंड द नीड ऑफ सबऑर्डिनेट टू असिमिलेट देम। बिल्कुल डिट्टो ये कॉपी पेस्ट उठा के यहाँ से पूछा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज कंसिडर्ड स्टेट मोनोपोली। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो अगली स्टेटमेंट है हमारी ये क्या कह रहा है, द अर्थशास्त्र ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस्ड टू सर्व एज स्टेट इंटरैक्ट एंड रिकमेंड दैट दे कुड बी यूज्ड एज ट्रूप्स स्पाइज और असासन्स। तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रूप स्पाइस और असासन, ठीक है। तो 1, 2 और जो 4th स्टेटमेंट ये सही है, जो 3rd स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है हमारी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सी ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में डायमंड माइनिंग हमारी कहाँ हुई थी, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पन्ना हुई थी। गोलकोंडा और पन्ना जो 2 जगह थी वहाँ पे हमारी डायमंड माइनिंग होती थी। तो गोलकोंडा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो जो पन्ना है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते थे थोड़ा बहुत, क्योंकि जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ था वो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मिल जाएगा, वो जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर भी मिल जाएगा, अलग अलग स्टेटमेंट है। शशि थरूर के भी इसमें स्टेटमेंट है, कई सारे स्टेटमेंट है कि जो कॉटन टेक्सटाइल है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्ली फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो नेशनल मूवमेंट इन इंडिया के बारे में पूछा है इसने। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड अदर फॉर्म्ड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, द सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। अगला कह रहा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पॉपुलरली नोन एज AO ह्यूम डिसाइडेड टू क्रिएट एन ऑल इंडिया बॉडी एज अ राइवल टू दी अबव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। जो तीनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे इसका सोर्स आपको स्पेक्ट्रम के अंदर मिल जाएगा, पेज नंबर 260 पे आप जाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है। उसके बाद आगे बात करें हम तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, पेज नंबर 262 पे, अ सॉलिड ग्राउंड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड द फाइनल शेप ऑफ दिस आइडिया वाज गिवन बाय रिटायर सिविल सर्वेंट AO ह्यूम, ठीक है। तो जो आखिरी स्टेटमेंट है कि ऑल इंडिया बॉडी बनाई थी AO ह्यूम ने, ठीक है, ये यहाँ से उठाई गई है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ से उठाई है ना। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी की जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और इनके ग्रुप ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लान करी थी कलकत्ता के अंदर, तो ये भी बिल्कुल सही है कि 2 सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस was been held at 1883 and 1885 which had the representation drawn from all major town of the India and Sunendra Nath Banerjee and Anand Mohan Bose were the main architect of this movement, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा, थोड़ा बहुत नहीं अच्छे से डीप में पढ़ रखा वो कर सकता था, क्योंकि स्पेक्ट्रम के अंदर से पूछा है ये, ठीक है। तो ये भी एक तरह से मतलब हार्ड की तरफ ही क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन नहीं है ये। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको करने लगता है, ये एक इजी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें कॉमन सेंस लग रहा था। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, इट वॉज चेंज ऑफ अ सोसाइटी फ्रॉम अ रूरल एंड एग्रीकल्चर लाइफस्टाइल टू वन इन विच मोस्ट पीपल अर्न देयर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल एंड सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन आयरन स्मेल्टिंग एंड लेटर स्टील प्रोडक्शन वर अकम्पनाइड बाय द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन जर्मनी। बिल्कुल गलत बात है, ब्रिटेन में हुआ था भैया फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना। क्योंकि जो ब्रिटेन है उसने वहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ था, वहाँ पे सारा पैसा भारत का जा रहा था, अलग अलग देशों का पैसा जा रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहीं पे स्टार्ट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे जर्मनी में पहुँचा था। तो इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 1 और 3 यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम पेज नंबर 54 में दे रखा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ था, ना कि हमारे जर्मनी के अंदर, इसलिए जो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन जो था ये आप कर सकते थे।
आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्ण देव राय, इनमें से कौन सा कोर्ट पोएट नहीं था कृष्ण देव राय का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, और इसका सोर्स मेरे को भी नहीं मिला है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सोर्स हमें नहीं मिले हैं। तो सिद्धेश्वरा जो थे ये इनके कृष्ण देव राय के कोर्ट पोएट नहीं थे। अब देखो सोर्स इनके मिलने के तो बाकी सारी उठपटांग टेक्स्ट बुक थी, बट उनका कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि आप वो सारी टेक्स्ट बुक पढ़ नहीं पाओगे। कन्वेंशनली सोर्स बस वही लगाने चाहिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। जैसे उपेंद्र सिंह भी एक तरह से स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, हालांकि बहुत ज़्यादा भारी बुक है, बल्कि बुक है, सिविल सर्विस वाले जो एस्पिरेंट होते हैं वो पढ़ते हैं, बट ठीक है एक तरह से स्टैंडर्ड बुक है। अब कुछ भी यहाँ पे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए इसमें ना लगाना ही सही समझा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भक्ति पोएट नामदेव इज आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो केवल 2 ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है हमारी, क्योंकि वो जो नामदेव थे ये ही वॉज अ डिवोट फॉलोअर कबीर, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल अनन्य भक्त नहीं थे कबीर के, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस इन मिडिवल इंडिया इज करेक्ट। तो मेडिसिन से रिलेटेड पूछा है, पता नहीं कहाँ से पूछा भाई ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। ये वाला क्वेश्चन भी मैं स्पेक्ट्रम में ढूंढ के हार गया, मैंने थीम्स के एनसीईआरटी के अंदर देखा, मैंने मतलब अलग अलग जगहों पे देखा, मेरे को कहीं पे इसका सोर्स नहीं मिला भैया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट सही है, ये दोनों सही है। जो थर्ड स्टेटमेंट है द रेलवे वुड बी जॉइंटली मैनेज बाय द गवर्नमेंट, ये गलत बात है। आगे बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था ना, ये सारे के सारे टफ थे मेरे हिसाब से, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, बट जो मेरे को लगता है ये सारे के सारे क्वेश्चन टफ थे। बहुत सारे टीचर आपको बोलते हैं, जैसे खासतौर से सीडीएस के प्रिपरेशन के दौरान कि दोस्तों हिस्ट्री आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। खासतौर से हिस्ट्री के टीचर्स ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है, वो एक तरह से अंडरस्टैंडेबल भी चीज़ है। तो कि बोलते हैं, वो लॉजिक देते हैं कि सर अगर 20 to 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 10-11 भी कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है, वो ये लॉजिक देते हैं। बट आप खुद देखो, पेपर देखो, यहाँ पे 10-11 क्वेश्चंस कौन कर पाएगा। इवन जो हिस्ट्री के टीचर्स हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अगर उन्हें ये दे दिया जाए एकदम से, तो ठीक है, बिना किसी रिसोर्स के वो भी नहीं कर पाएंगे 10-11 क्वेश्चन, फैक्ट है ये। इवन जो हम पिछले का सीडीएस देखें, सीडीएस 2 2023, उसमें भी हमारे जो करने लायक क्वेश्चन थे ना वो 6 से 7 ही थे। हालांकि ये जो 6 से 7 क्वेश्चन थे ये बहुत ईजी थे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली हमारे थीम्स एनसीईआरटी से पूछे गए थे। और इसमें तो जो क्वेश्चन थे करने लायक वो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज या फिर कुछ ना कुछ चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल ही सिरे से हटा दो आप, कि आप 10 से 11 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो ये आप भूल जाओ, ये तो फार फेस्ट ड्रीम है, ठीक है। खासतौर से जो बच्चे सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये चीज़, जब हमने सीडीएस 2 2023 के लिए, जो अभी सीडीएस 1 2024 के लिए जब हमने प्रिपरेशन किया था, तो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बोला था कि आप हिस्ट्री के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो भाई, क्योंकि आप खुद देखो अभी इसमें क्वेश्चंस अधिकतर कहाँ से आए हैं। एक तो उपेंद्र सिंह से आए हैं, स्पेक्ट्रम से आए हैं। अब उपेंद्र सिंह देखो 1000 पेजेस की बुक है, स्पेक्ट्रम खुद 900 पेजेस की बुक है। अब ये इन दोनों पढ़ने के बाद, इतने सारे फैक्टर याद करने के बाद, तब भी आप अगर 5 से 6 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है, वो भी 20-22 में से, उसमें से भी कोई गारंटी नहीं कि आप 5 से 6 क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि आप क्या ये फैक्ट याद कर पाओगे। और 3 से 4 महीने ही मिलते हैं आपको सीडीएस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ये 2000 पेजेस की बुक तो आप ऐसी 2000 पेजेस तो आप यहीं पे वेस्ट कर रहे हो अपने हिस्ट्री में, और यहाँ पे कुछ आपका आउटपुट भी निकल रहा है। इससे बेटर है कि आप पॉलिटी में अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ करो, ज्योग्राफी जो है उसे अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करो, और जो आपका साइंस है साइंस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। हालांकि इस बार साइंस एंड टेक के क्वेश्चन घुसेड़ दे दे, उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमिक्स के पीछे भागो, और जो करंट अफेयर है उसके पीछे भागो, ठीक है। तो हिस्ट्री को मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चे अगली प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने इस बार भी प्रिपरेशन किया है, दोस्तों हिस्ट्री के पीछे मत भागो आप, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा धोखा देती है। जो टीचर्स जो हैं उनके पीछे आप मत पढ़ो कि जो ये वाले सर कह रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, ये वाले सर कह रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री के पीछे खासतौर से जो सीडीएस एस्पिरेंट है उनके लिए तो मेरी तरफ से जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके लिए स्ट्रिक्ट नो है। मैंने बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं छुई है और उन्होंने अच्छे से जो है रिटर्न अपना क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों इसलिए आप हिस्ट्री के पीछे मत भागो, क्योंकि सामने आपके लॉजिक है, देख सकते हो आप यहाँ पे, आप खुद देखो यहाँ पे, ये हमारे स्पेक्ट्रम से पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद ये अगर हम बात करें आगे, तो ये हमारे देखो उपेंद्र सिंह से पूछा है, कितने डीप जाके पूछा है यहाँ पे। अब ये कहाँ से पढ़ पाओगे, सीडीएस का बच्चा नहीं पढ़ता, ये तमिलनाडु से पूछा इससे पहले वाला। तो इसलिए आप जो है हिस्ट्री के पीछे मत भागो भैया। हिस्ट्री में मैंने पिछली बार भी देखा था कि हमने कहा था कि चलो भाई हम थीम्स की एनसीईआरटी कर लेंगे। थीम्स तो हमने थीम्स की एनसीईआरटी कर दी, थीम 1 करी थी